नमस्कार दोस्तों कल से आप सुन रहे होंगे कि जापान की प्राइम मिनिस्टर तकाइची भारत आई हुई हैं। कारण यह है कि इंडिया जापान एनुअल समिट हो रहा है और इसी के तहत ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से इस समय जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, चाइना यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स अपने अंडर में इकट्ठा कर रहा है। इस पर्सपेक्टिव से भारत और जापान दोनों एक दूसरे के इंटरेस्ट के लिए काफी काम आ सकते हैं। आप देख सकते हो ये खबर, जापान पीएम तकाइची इन इंडिया, न्यू दिल्ली होस्ट 16th इंडिया जापान समिट। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट थीम के ऊपर इस बार बातचीत हो रही है, क्यों ये भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज रात 12 बजे तक आपके पास मौका है। स्टडी आईक्यू पर कोई भी यूपीएससी कोर्स आप लेते हो 50% का तो डिस्काउंट आपको मिलेगा, प्लस डबल वैलिडिटी आपको दी जाएगी। एक ऐसा ऑफर जिसके तहत आपका प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, सब कुछ आपको मिलता है। कोई अगर आपको और डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिए एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये समिट अभी क्यों हो रहा है। देखो क्या है ना कि जिस तरह से रैपिड चेंजेस हो रहे हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट में, और यहां पर जो डेवलपमेंट है, इसकी वजह से भारत और जापान उनको कहीं ना कहीं अपनी जो स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज हैं, जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज हैं, उसमें बड़ा बदलाव करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो चाइना लगातार जियोपॉलिटिकल असर्टिवनेस बढ़ाता जा रहा है, एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, कभी भी स्ट्रैटेजिक मिनरल्स के ऊपर, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, जो कि पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। अचानक से पता चलता है कि चाइना ने उसके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया। ग्लोबल सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस हमने देखा है, स्पेशली कोविड-19 के बाद से ही। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है एडवांस चिप्स की, सप्लाई चेन डिसरप्शन आ रहा है, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस है इंडो पैसिफिक का वो देखने को मिलेगा। ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो गई है ग्लोबल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में। तो इसी की वजह से भारत और जापान अगर आप देखोगे तो वो अपना जो रिलेशन है ट्रेडिशनल ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर से और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं टेक्नोलॉजीज़ में, ताकि जो फ्यूचर वाली चीज़ें हैं, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर हैं, जो फ्यूचर में चीज़ें डिटरमाइन करेंगी, उस तरफ हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अच्छा, भारत जापान के रिलेशंस की जब हम बात करते हैं, एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि पहले का बैकग्राउंड क्या रहा है, इतिहास क्या रहा है। 1952 में, ध्यान रखिएगा, भारत और जापान ने अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किया था, और ये रिलेशनशिप धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ है। जैसे 1952 से 1990 तक अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक एंगेजमेंट बहुत लिमिटेड ही था, कोई बहुत ज्यादा नहीं था, पॉलिटिकल रिलेशंस फ्रेंडली था। लेकिन 1991 के बाद से जापान भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर बन गया। यहां पर दिल्ली मेट्रो की बात करें, रोड्स, पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हर तरफ आपको जापानीज इन्वॉल्वमेंट इन मेजर प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलेगा। फिर फेज 3 आता है 2006 से 14 के बीच में। इस समय जो रिलेशनशिप है उसको फर्दर अपग्रेड किया गया। शिंजो आबे आपके प्राइम मिनिस्टर बने थे जापान में, तो उन्होंने काफी एफर्ट भी डाला स्ट्रैटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप में, और तेजी से दोनों देश आगे बढ़ गए। जो सिक्योरिटी कॉपरेशन है वो यहां से स्टार्ट हो गया। लेकिन फाइनली 2014 के बाद से जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए, और उसके बाद शिंजो आबे भी उस समय जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, तो दोनों के बीच में रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा था, और इसीलिए दोनों देश ने अपना रिलेशनशिप स्पेशल स्ट्रैटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप बना दिया। और तब से आप देखोगे हमारा जो रिलेशन है जापान के साथ, डिफेंस ले लीजिए, इंडो पैसिफिक, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एआई, सप्लाई चेन, हर तरफ देखने को मिलेगा। और जो करंट समिट ये हो रहा है 16th इंडिया जापान समिट, ये उसी चीज को कंटिन्यू करता है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि जापान भारत के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, जापान भारत का 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर है, मेजर प्रोवाइडर है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस का। यहाँ पर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा लीडर है, रोबोटिक्स में, सेमीकंडक्टर मटेरियल में, प्रिसीजन इंजीनियरिंग में, हर चीज में यहाँ पर लीडर है जापान। और यहाँ पर जो कुछ फेमस जापानीज सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स हैं भारत में, आप देखो, चाहे वो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की बात करें, तो जापानीज टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगी। जो शिंकानसेन टेक्नोलॉजी है, सॉफ्ट लोन हो गया, इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज हो गई, दिल्ली मेट्रो मैंने आपको बता ही दिया, लो इंटरेस्ट रेट पर हमें लोन दिया गया। फिर इसके अलावा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मतलब दिल्ली से मुंबई की तरफ, दिल्ली से ईस्टर्न साइड की तरफ, तो यहाँ पर जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसमें भी जापान काफी मदद कर रहा है लोन्स के थ्रू। इसके अलावा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी में तो जापान काफी इन्वॉल्व हो गया है पिछले कुछ सालों से, चाहे रोड्स की बात करें, ब्रिजेस की बात करें, वाटर सप्लाई, डिजास्टर मैनेजमेंट। और नॉर्थ ईस्ट लगातार जापान ऐसे देखता है कि वो गेटवे है टुवर्ड्स
आसियान कंट्रीज, मतलब जो इंडो पैसिफिक की जब हम बात करते हैं तो उसमें आसियान देश काफ़ी मायने रखते हैं, तो उसको ये फर्दर और मजबूत करता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो 16 समिट हो रहा है भारत और जापान के बीच, इसमें 5 मेजर थीम्स आपको देखने को मिलेंगे। क्रिटिकल मिनरल, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सिक्योरिटी, सप्लाई चेन रिजिलियंस। मैं आपको एक-एक करके यहाँ पर बताऊंगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। देखो, जब हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इसको रिप्लेस करना आसान नहीं है, और ये वल्नरेबल है बिकॉज ऑफ सप्लाई डिसरप्शन। यहाँ पर कोई भी आप क्रिटिकल मिनरल्स लीजिए, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, हर चीज़ की आवश्यकता है। मतलब आप सोचो, इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम बैटरीज चाहिए, स्मार्टफोन में माइक्रोचिप्स चाहिए, मिसाइल्स में हीट रेसिस्टेंट एलॉयज चाहिए, फाइटर एयरक्राफ्ट में टाइटेनियम, सोलर पैनल में सिलिकॉन, सैटेलाइट में हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस रडार में रेयर अर्थ मैग्नेट। मतलब आज के मॉडर्न जमाने में आप कुछ कर ही नहीं सकते इन इन क्रिटिकल मिनरल्स के बिना। तो इसीलिए यहां पर अगर आप देखोगे तो चाइना का डोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चाइना हर एक चीज पर कंट्रोल करता है, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग, ग्रेफाइट रिफाइनिंग, हर चीज में। मतलब भले ही चाइना इसको अफ्रीका से लाता है, मिनरल्स को कहीं कहीं से लेकर आता है, लेकिन प्रोसेसिंग पूरी तरह से चाइना अपने अंडर में कर रखा है। और इसीलिए यहां पर स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि सब कुछ चाइना कंट्रोल कर रहा है। एंड यहीं पर भारत और जापान अगर पार्टनरशिप करते हैं तो काफी कुछ बदल सकता है। क्योंकि देखिए, भारत के पास क्या है? मिनरल रिसोर्सेज है, लार्ज लेबर फोर्स है, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बढ़ रहा है, डोमेस्टिक मार्केट एक्सपैंड हो रहा है। वहीं जापान के पास क्या है? एडवांस रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी है, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग है, रिसाइकलिंग एक्सपर्टाइज है, बैटरी टेक्नोलॉजीज हैं। तो दोनों अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं मार्केट को, रिजिलियंट सप्लाई चेन बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ चाइना, जो कि हम एक कंट्री के ऊपर सिर्फ निर्भर ना रहें। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा जो सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन है, देखो सेमीकंडक्टर आप सब जानते हो आज की डेट में न्यू ऑयल की तरह देखा जाता है। कोई भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिना सेमीकंडक्टर चिप्स के बिना नहीं काम कर सकती। तो एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ है? जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, एआई, ऑटोमोबाइल, हर जगह आपको चिप देखने को मिलेगा। तो जो कंट्री सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजिकल गेन कर लेता है, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज उसके पास आ जाता है। यहाँ पर ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की हम बात करें तो क्या होता है ना कि अलग अलग देशों में ये पूरा फैला हुआ है। मतलब हर एक देश जो है उसके पास एक पर्टिकुलर एक्सपर्टाइज है सप्लाई चेन में। जैसे यूएसए के पास चिप डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, ताइवान के पास फैब्रिकेशन यूनिट्स हैं, साउथ कोरिया के पास मेमोरी चिप्स हैं, जापान के पास सिलिकॉन वेफर्स हो गया, सेमीकंडक्टर केमिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, फोटो रेसिस्ट हैं। तो ये जापान के पास है एक प्रकार से। नेदरलैंड के पास लिथोग्राफी इक्विपमेंट है, चाइना के पास असेंबली और टेस्टिंग है, ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। तो क्या है ना, भारत भी अपना सेमीकंडक्टर मिशन स्टार्ट तो किया है, जैसे फैब्रिकेशन यूनिट्स, असेंबली प्लांट, पैकेजिंग फैसिलिटीज़, ये सब हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाए, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम किया जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ाया जाए, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हम अचीव कर सकें। तो जापान का ये जो एक्सपर्टाइज है, अगर हम ये पार्टनरशिप करते हैं तो ये भारत के मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन को कॉम्प्लीमेंट करेगा, जिसकी वजह से म्यूचुअली दोनों देशों को फायदा हो सकता है। तीसरा जो पिलर मैंने आपको बताया इस समिट का, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो अगेन, ये बहुत ही सेंट्रल पार्ट बन गया है इकोनॉमिक ग्रोथ का, नेशनल सिक्योरिटी का। एआई का डोमिनेंस बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर कॉपरेशन कहाँ कहाँ करेंगे दोनों देश? एआई गवर्नेंस में, एथिक्स एआई में, एआई रिसर्च में, रोबोटिक्स, हेल्थ केयर, हर जगह एआई का आप इस्तेमाल कर सकते हो। भारत कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकता है? सॉफ्टवेयर टैलेंट में, एआई स्टार्टअप में, लार्ज डिजिटल जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, तो इसमें भारत मदद कर सकता है। वहीं जापान इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, इन सब चीज़ों में मदद कर सकता है। तो दोनों जो है एआई इकोसिस्टम बिल्ड कर सकते हैं इंडस्ट्री के लिए और पब्लिक सर्विसेज के लिए। चौथा जो आपका थीम है वो है सप्लाई चेन रिजिलियंस। देखो क्या हुआ है ना कि सप्लाई चेन का मतलब क्या है कि आप एक सिंगल कंट्री के ऊपर निर्भर नहीं रहो। मतलब सपोज अभी जैसे पैंडमिक आया था कोविड-19, उस समय दुनिया को पता चला भाई हम तो चाइना के ऊपर हर चीज़ में डिपेंडेंट है। अगर पैंडमिक आया है, चाइना शटडाउन हो गया है, क्लोज हो गया है, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि हर एक चीज़ चाइना से लिंक्ड है। तो यहाँ पर सप्लाई चेन रेजिलियंस का मतलब होता है कि आप उसको थोड़ा-सा रिलैक्स करो। आप सिर्फ़ एक देश के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। अगर अचानक से कोई डिज़ास्टर आए, तो ऐसा ना हो कि आपके देश में पूरी प्रॉब्लम आ गई है। तो अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई कर दो। तो इसी की वजह से आप देखोगे तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि यहाँ पर ज़्यादातर देश जो हैं सोर्सिंग को डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं। जो मल्टीपल प्रोडक्शन बेसेस है वो बना रहे हैं। मतलब सिर्फ़ चाइना में नहीं होगा, भारत, वियतनाम, हर जगह होगा। स्ट्रैटेजिक रिज़र्व,
ट्रस्टेड पार्टनर्स, तो इन सब चीजों पर अब बल दिया जा रहा है। तो भारत और जापान तो ऑलरेडी सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के तहत ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर यहां पर काम कर ही रहे थे। तो अभी क्या है कि ये जो समिट हो रहा है तो इसके ऊपर भी फोकस होगा कि कैसे हम यहां पर और ज्यादा इसको मजबूत बना सकते हैं। और आखिरी थीम है वो है आपका एनर्जी सिक्योरिटी। ये जो समिट है इसमें एलएनजी कॉर्पोरेशन, अभी हमने देखा वेस्ट एशिया में जो वॉर हुआ उसकी वजह से एलएनजी गैस ऑयल में कितनी दिक्कत आई, क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, इन सब के ऊपर फोकस होने जा रहा है। अच्छा, यहां पर एक और चीज है डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेशन। भारत और जापान लगातार कॉर्पोरेट कर रहे हैं सिक्योरिटी में, और इसमें भी आप देखोगे इस बार के जो समिट होगा उसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी, नेवल एक्सरसाइजेस, डिफेंस डायलॉग, इन सब चीजों पर फोकस होने वाला है। और दोनों देश यहां पर फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक को सपोर्ट भी करते हैं। क्वाड में भी दोनों देश पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अब थोड़ा देखना होगा। अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि अमेरिका ने भी यहाँ पर जो इंडो पैसिफिक शब्द है उसको इंडो हटाकर पैसिफिक कर दिया। इससे कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो क्वाड है, जो एक यूनिटी थी, उसमें प्रॉब्लम आएगी। ट्रम्प की वजह से काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। खैर जो भी है, भारत और जापान को अपने आप को आगे बढ़ाना है। जहां तक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का सवाल है, मैं आपको बता दूं, दोनों देश के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है वो है करीब $27.5 बिलियन, जिसमें से ये ज्यादातर जापान के फेवर में है जो बायलैटरल ट्रेड है। कैसे? क्योंकि भारत कितना एक्सपोर्ट करता है, सिर्फ $6 बिलियन, और वहीं हम इंपोर्ट कितना करते हैं, लगभग $21 बिलियन। तो ये थोड़ा सा उधर की तरफ टिल्टेड है। और 1400 कंपनीज भारत में ऑपरेट करती हैं। जापान हैज कमिटेड कि वो इन्वेस्टमेंट और ज्यादा करेगा आगे आने वाले दशक में, और भी कई गवर्नमेंट एग्रीमेंट, प्राइवेट सेक्टर एमओयूज एक्सपेक्टेड हैं इस पर्टिकुलर समिट के दौरान। अच्छा, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है। जापान बहुत हेविली इन्वेस्ट कर रहा है भारत के नॉर्थ ईस्ट में। क्यों? क्योंकि एक तो वो बॉर्डर एरियाज है चाइना, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के साथ, तो एक गेटवे की तरह बन सकता है आसियान मार्केट में। भारत का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको सपोर्ट मिलेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट, जैसे कि जापान ने ऑलरेडी डुबरी फुलबरी ब्रिज, ये जो इन्वेस्टमेंट किया है, इसकी वजह से ये दिखाता है कि ये स्ट्रैटेजिक फोकस कर रहा है जापान नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अच्छा, यहाँ पर एग्रीमेंट्स क्या क्या और हो सकते हैं? देखो, जो समिट चल रहा है, पीएम मोदी और जो तकाइची हैं, दोनों अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे, तो उसमें यहाँ पर और भी कई एग्रीमेंट्स की बातचीत होगी, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, एआई, सेमीकंडक्टर, एनर्जी रेजिलियंस, एलएनजी सप्लाई, ऑयल एंड गैस, इन सब के ऊपर एग्रीमेंट होने के चांसेस हैं। लेकिन हाँ, चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारे इश्यूज भी हैं। डिस्पाइट बहुत सारे कन्वर्जेंस के अलावा भारत में अभी मैन्युफैक्चरिंग बेस कंपेयर टू ईस्ट एशिया छोटा ही है। यहाँ पर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन हाई कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी क्रिटिकल मिनरल्स का लिमिटेड है। ग्लोबल कंपटीशन जापानीज इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बढ़ गया है। तो देखना होगा कि ये किस तरह से हम इसको टैकल कर सकते हैं। बट आई होप कि कल से इसको लेकर जो चर्चा हो रही थी भारत जापान एनुअल समिट को लेकर, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो 1951 में एक ट्रीटी साइन हुआ था जिसको भारत ने साइन करने से मना कर दिया था, सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी। क्या बता सकते हैं कि भारत ने क्यों नहीं ये साइन किया था? बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये 4 ऑप्शन है और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027, 28, 29, 50% का फ्लैट डिस्काउंट आज रात 12 बजे तक आप ले सकते हैं, प्लस डबल वैलिडिटी भी सारे कोर्सेज पर मिल जाएगी। ये जो कोर्सेज हैं इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की तो हम तैयारी कराते हैं, मेंटरशिप, रिवीजन टेस्ट, सब कुछ आपको मिलता है। ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो इस पर कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।